नमस्कार साथियों, मैं हूँ दिनेश। स्वागत करता हूँ हमारे एक नए सेशन में। आप सभी को आज मैं यहाँ पे जो हमारी यूनिट नंबर 1 है उसमें पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का जो सिलसिला है वो अब शुरू करने वाला हूँ, या हम इसको जो है पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, हम इस सेशन में सबसे पहले जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है उसमें प्लेटो को डिस्कस करेंगे। एक ऐसा पश्चिमी या ग्रीक या यूनानी राजनीतिक विचारक जो कि कहीं न कहीं अपने गुरु या अपने जो है महत्वपूर्ण जो उनके शिक्षक हैं सुकरात, उनके विचारों को बहुत अच्छे से परिलक्षित करवाते हैं, दुनिया को समझाते हैं कि इनके गुरु क्या कहना चाहते हैं, और उन्हीं के माध्यम से जो है अलग-अलग चीज़ें सीख करके एक अपने सिद्धांतों को भी प्रतिपादित करते हैं, ठीक है? तो एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कहीं न कहीं राजनीति को दर्शन पे ले जाने की कोशिश की है, राजनीतिक चीज़ों को दार्शनिक चीज़ों पे ले जाने की कोशिश की है। उस राजनीतिक दार्शनिक के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है प्लेटो। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊँगा कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं प्लेटो से, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे सेट एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, यूपी का हो, किसी भी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको जो यहाँ पे प्लेटो के क्वेश्चन मिलेंगे, या जो मुख्य रूप से वो आयाम बता देता हूँ, जो जहाँ से बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सभी प्रश्न तो एक साथ बता नहीं पाऊँगा। यहाँ पे वो मुख्य मुख्य टॉपिक्स कौन से हैं जिससे बार-बार प्रश्न आते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करूँगा। कुछ प्रश्न देख लेते हैं पहले। आपको यूजीसी नेट, जीआरएफ, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जो अलग-अलग परीक्षाएँ होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गहन और विश्लेषणात्मक जो प्रश्न है, एनालिटिकल जो क्वेश्चन है, ठीक है? विश्लेषणात्मक जो प्रश्न है, वो जनरली यहाँ पे इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश का थोड़ा एग्ज़ाम जो है, अलग कैटेगरी का है, ये तथ्यों पे ज़्यादा बल देता है, ठीक है? तो हम दोनों चीज़ें लेके चलेंगे, लेकिन अगर एक बार गहराई से विश्लेषण कर लिया, तो तथ्य भी याद रहते हैं। और क्योंकि अब तो माइनस मार्किंग भी है, तो माइनस मार्किंग के लिए अगर फुली कॉन्फिडेंट होकर के अगर आप उस चीज़ को रिकॉल कर पा रहे हो तभी टिक करोगे, अदरवाइज उसको छोड़ के आओगे। तो ये फुली कॉन्फिडेंट तरीके से टिक तभी कर पाओगे जब आपको एनालिटिकल फॉर्म में चीजें पता होंगी, ठीक है? तो समझते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बार बार यहाँ से प्रश्न जहां से बनते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, ठीक है? प्रश्नों के विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि प्लेटो से मुख्य रूप से 5 टॉपिक से जो है घुमा फिरा करके प्रश्न पूछे गए हैं। प्लेटो की रचनाएं और प्लेटो के संवाद यानी डायलॉग बुक्स वगैरह से प्रश्न आए हैं। उनका कालक्रम पूछा गया है कि ये किताब जो है कालक्रमानुसार वर्णित कीजिए। अब आप लोग सोचोगे सर कालक्रमानुसार वो प्लेटो वो ईसा पूर्व वाली डेट कैसे याद होंगी, ये वाली डेट तो याद नहीं होती। अरे भाई, यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो आपको इनका कालक्रम भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। और कालक्रम वाकई आए हैं, क्वेश्चन कालक्रम से भी क्वेश्चन आए हैं, आपको जरूर अजीब लगेगा लेकिन कालक्रम से पूछे गए हैं। पहले रिपब्लिक थी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट थी, फिर उसके बाद द लॉज थी। उसका भी क्रम होता है, वो क्रम मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। उसका एक तरीका है, उसने कैसे बार बार अलग अलग जो है चीजों से सीखा, बार बार अनुभव लिए, और उसके बाद अलग अलग किताबों का जो है प्रकाशन किया। तो कालक्रमानुसार चीजें रखने को पूछी जा सकती है। संवादों का मुख्य विषय पूछा जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर संवाद हुआ है इसका विषय क्या था, ठीक है? जैसे फ्रीडो है, यूथ्रीफो है, ठीक है? ऐसे कई सारे फ्रीडस है, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे अलग जो उनके लेख हैं, संवाद हैं। सुकरात का किसी थ्रेसिमेकस के साथ संवाद है, ग्लूकॉन से संवाद है। इनका मेन थीम क्या था, मुख्य जो है विषय वस्तु क्या थी, वो ऐसी पूछी जाती है। न्याय का सिद्धांत बहुत जरूरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। रिपब्लिक के प्रथम अध्याय में ही विभिन्न विचारकों यानी सेफालस, पॉलीमार्कस, थ्रेसीमेकस, इनके साथ सुकरात के क्या क्या संवाद है उसको न्याय सिद्धांत के अंतर्गत समझाया उन्होंने। इसके बाद आपको यहाँ पे बार बार जो है आकार और प्रत्यय के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एवं रूपक, ठीक है? इसकी चीजें भी पूछी जाती हैं। गुफा का रूपक जैसे एलिगरी ऑफ केव, विभाजित रेखा यानी डिवाइडिंग लाइन या डिवाइडेड लाइन, इन सब की चीजें आपसे पूछी ही जाती हैं। साम्यवाद और शिक्षा प्रणाली, कम्युनिज्म एंड एजुकेशन की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। मान लो जैसे उन्होंने बोल दिया कि ये संपत्ति का साम्यवाद किसके लिए था, क्या सैनिकों के लिए, क्या व्यापारियों के लिए, कृषकों के लिए, दार्शनिक शासक के लिए, किसके लिए था? तो आपको ऐसे यहाँ पे समझना पड़ेगा। संपत्ति का साम्यवाद, परिवार का साम्यवाद, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अरस्तु द्वारा भी इनकी कहीं न कहीं आलोचना की जाती है, तो किस आधार पर आलोचना की जाती है, कौन सी ऐसी कमियां बताई हैं अरस्तु के द्वारा, तो वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। प्लेटो की आलोचना की गई, बहुत ही विस्तृत तरीके से आलोचना अलग अलग विचारकों ने, ठीक है? कार्ल पॉपर, इसको तो जो है सभ्यता का दुश्मन वगैरह ऐसे ऐसे टर्म से ये कहीं ना कहीं बोल देते हैं। तो वो आलोचनाओं से, जैसे कार्ल पॉपर, सेबाइन, क्रॉसमैन, डनिंग, इन सब विचारकों से बार बार प्रश्न आए हैं कि कार्ल पॉपर ने कौन सी लाइन बोली, या ये लाइन जो प्लेटो के ऊपर बोली गई किसने बोली है, सेबाइन ने, कार्ल पॉपर ने? तो ये बातें आपको पूछी ही जाएंगी, ठीक है?
इसके बाद टॉपिक यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्लेटो की प्रमुख रचना और संवाद में अगर हम बात करें तो पूछे गए प्रमुख प्रश्नों में जैसे एक प्रश्न ऐसा था कि प्लेटो के मूल पाठों का आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम मतलब सबसे जो पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम एपोलॉजी पहले देखेंगे, फिर उसके बाद रिपब्लिक देखेंगे, फिर स्टेटमेंट, फिर लॉज, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या कहीं ना कहीं नेट लेवल के जो पेपर है उनमें भी ये प्रश्न मिल जाते हैं देखने को। महात्मा गांधी द्वारा गुजराती में सत्यवान नाम से जो है किस प्लेटो की पुस्तक को जो है अनुवादित किया गया था, या उसका जो है टीका टिप्पणी की गई थी? तो एपोलॉजी नाम की किताब है, जो प्लेटो की किताब है, इसको सत्यवान नाम से कौन लिखता है? महात्मा गांधी जी लिखते हैं, ठीक है। किसमें? गुजराती में। पुस्तकों और विषयों का सही मिलान आ जाता है कभी कभार। पूछ लेते हैं कि सिंपोजियम जो किताब है ये किस पर आधारित है, इसका विषय क्या है? इसका विषय है प्रेम सौंदर्य। फिलेबस, ये फिलेबस जो संवाद है, ये पुस्तक है और संवाद भी कह सकते हैं, किस पर आधारित? भौतिक अस्तित्व को लेकर के। टिमाओस, ये सृष्टि और विज्ञान और नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है। रिपब्लिक, राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये आपसे पूछा जाता है। जनरली हमें राजनीति का, ये रिपब्लिक नाम का ये जो किताब है, इसका लेख है, इसका पता रहता है, लेकिन बाकी नहीं पता रहते हैं। मैं एक एक किताब आपको छांट छांट के सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम प्लेटो को यहाँ पे पूरा जीवन काल उसका देखेंगे, कैसा क्या जीवन उसने जिया। उसके बाद देखिए किताब का यहाँ पे विषय वस्तु समझेंगे, वो दिमाग में बस फिट करना है हमें, उसको थोड़ा सा लिंक करना है जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और इन केस अगर क्वेश्चन आया तो हम उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करा, उसको टिक कर दें, ठीक है। किस पुस्तक को एक ही समय में एक ही विश्वविद्यालय, एक ही परिवार, एक चर्च में कहा गया, ठीक है। मतलब एक, किस पुस्तक में एक ही समय में एक विश्वविद्यालय, एक परिवार, एक चर्च कहा गया, तो वो रिपब्लिक नाम की किताब में कहा गया, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लेटो की रचनाएं जैसे संवाद, डायलॉग है, अलग अलग इस शैली में है। एपोलॉजी में सुकरात पर चले जो मुकदमे का वर्णन है, ठीक है। ये जो चीजें हैं ज्यादातर, एक तो बात यहाँ पे लिखी है, डायलॉग शैली में ज्यादातर उनकी किताबें लिखी गई हैं। और डायलॉग शैली में जो मुख्य जो ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, जो सबको कहीं ना कहीं यहाँ पे वाद विवाद के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचाने का काम करता है, वो है सुकरात। तो सुकरात को यहाँ पे मुख्य पात्र बना करके कहीं ग्लूकॉन के साथ, कहीं थ्रेसिमेकस के साथ, कहीं सेफालस के साथ, कहीं पॉलीमार्कस के साथ उनका डिस्कशन करवाया है। ये अलग अलग सोफिस्ट हैं। तो सुकरात और सोफिस्टों का डिस्कशन करवा करके उन्होंने अपनी संवाद, अपनी बातें जो है दुनिया तक पहुंचाई हैं, किसने? प्लेटो ने। सुकरात और अलग अलग सोफिस्टों के बीच में डिस्कशन या डायलॉग के माध्यम से, ये उनकी क्या है? अप्रोच है, कोई भी बात, कोई भी ज्ञान देने की, कोई भी बात जो है दुनिया के सामने रखने की। उनकी अंतिम और सबसे यथार्थवादी रचना जो है लॉज है, ये भी पूछा जाता है कई बार। मैग्नीशिया, देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि शुरुआत में तो वो दार्शनिक सिद्धांत, यानी दार्शनिक राजा, आदर्श राज्य की बात करते हैं रिपब्लिक में। बाद में उनको अकल आ जाती है, यथार्थ को समझ जाते हैं, अनुभव ले लेते हैं कई सारे, उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो है राज्य, दार्शनिक राजा बनाना बहुत मुश्किल है, आदर्श राज्य बनाना बहुत मुश्किल है, लॉज बनाने पड़ेंगे, कानून से ही चीजें संभव हो सकती हैं, ठीक है। मैग्नीशिया नामक एक जो ये नगर है, इसका वर्णन वो करते हैं। उसमें दार्शनिक राजा के स्थान पर कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को स्वीकार वो अंतिम रूप से कर ही लेते हैं, ठीक है। ये बात है। पूछे गए कुछ प्रमुख प्रश्नों की बात करें तो हम यहाँ पे न्याय सिद्धांत की बात करते हैं। न्याय सिद्धांत से जनरली प्रश्न कौन से पूछे जाते हैं? अभी तक हमने डिस्कशन जो किया है वो जनरली किस पे किया है कि प्लेटो की जो अलग अलग रचनाएं हैं, संवाद, उनसे क्या प्रश्न बने हैं, संवादों पे हमने देख लिए हैं। अब न्याय सिद्धांत पे क्या प्रश्न बने? न्याय में, रिपब्लिक में न्याय का वास्तविक अर्थ बताया गया, तो न्याय सिद्धांत किस किताब में है? तो रिपब्लिक में है। ये ऐसे प्रश्न है। अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना, यही तो न्याय है। जो मुझे काम, जो मेरे गुणों के आधार पर जो मुझे काम दिया गया है वही काम करना न्याय है। दूसरों के गुणों के आधार पर जो उनको काम मिला है उसके काम में हस्तक्षेप न करना, ठीक है। ये क्या है? ये होता है न्याय। प्लेटो का न्याय विधिक, लीगल संकल्पना है या नैतिक? ये पूछा गया है। ये विधिक नहीं है बल्कि ग्रीक शब्द डिकायोजनी पर आधारित एक निरपेक्ष नैतिक अवधारणा है, ठीक है। तो नैतिक संकल्पना है, एक विधिक संकल्पना नहीं है ये न्याय का सिद्धांत, ठीक है। रिपब्लिक में न्याय पर पूर्ण प्रचलित विचार, सत्य बोलना, ऋण चुकाना, सेफालस का न्याय कमजोर की अवधारणा है, ये ग्लूकॉन का, ये ऐसी बातें पूछी गई हैं कि न्याय को जो ये है सेफालस, इसने क्या कहा? सेफालस ने कहा सत्य बोलना न्याय है, ऋण चुकाना न्याय है। अगर ग्लूकॉन की बात करें तो न्याय कमजोरों की क्या है? न्याय कमजोरों की आवश्यकता है, ये होता है न्याय। इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने न्याय की परिभाषा क्या दी? जो सोफिस्ट थे इन्होंने क्या परिभाषा दी? प्लेटो का न्याय मुख्य रूप से कार्य विशेषीकरण यानी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और हस्तक्षेप पर आधारित है। यह कोई कानूनी नियम नहीं बल्कि आत्मा का एक आंतरिक गुण है, ये बात इन्होंने बोली है, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आदर्श राज और दार्शनिक राजा से क्या प्रश्न बनने हैं? तो देखो, जब तक राजा दार्शनिक नहीं होंगे, नगर राज बुराइयों से मुक्त नहीं होंगे। ये किसका कथन है? ये प्लेटो का कथन है। देखो, दार्शनिक राजा वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे किसका ये कथन होगा, तो प्लेटो का होगा। ऐसे कथन पूछे गए एग्जाम में। उदात्त झूठ, नोबल लाई, धातु का मिथक,
स्वर्ण चांदी तांबा, स्वर्ण से राजा को, चांदी से सैनिक को, तांबे से यहाँ पे व्यापारी को यहाँ पे तुलना करना, ये इसको उदात्त झूठ भी कैटेगरी में रखा जाता है। ये किससे संबंधित? तो ये प्लेटो किस किताब में? रिपब्लिक में है। ठीक है, इन्होंने समाज को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग धातुओं के मिथकों में बांटने का काम किया था। अपनी कृति में किस प्रकार के राज्य को प्लेटो ने सुअरों की नगरी, सिटी ऑफ पिग्स कहा? तो स्वस्थ राज्य या विलास प्रिय राज्य जहां केवल क्षुधा की पूर्ति होती है, मतलब अपनी आकांक्षाओं, अपनी भूख की वो जो है पूर्ति किया जा को पहली प्राथमिकता देकर के पूर्ति की जाती है, तो ऐसे राज्य को उन्होंने, ऐसे शहर को उन्होंने सिटी ऑफ पिग्स कहा। प्लेटो का दार्शनिक राजा या ज्ञान का प्रतीक है, तो ये बात हमें क्लियर है, वह कानूनों के बंधनों से मुक्त है। प्लेटो ने आदर्श राज्य कैलीपोलिस कहा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कैलीपोलिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये दिया है किसने? ये आदर्श राज्य किसने दिया है? प्लेटो ने दिया है। ठीक है, शिक्षा और साम्यवाद का सिद्धांत से क्या प्रश्न पूछे गए हैं? तो शिक्षा और साम्यवाद का स्वरूप कैसा है? जनरली प्लेटो के शिक्षा और साम्यवाद का स्वरूप कैसा है? तो शिक्षा सकारात्मक है, क्योंकि चरित्र निर्माण करती है, जबकि जो साम्यवाद का कॉन्सेप्ट है प्लेटो का, नकारात्मक है, क्योंकि ये अभिभावक वर्ग पर नियंत्रण लगाता है। साम्यवाद, कहीं पत्नी मत रखो, कहीं संपत्ति मत बनाओ, कहीं परिवार मत रखो, कहीं बच्चे जो है पत्नी जैसे नहीं रखोगे तो फिर बच्चे नहीं होंगे, या फिर ऐसे बोला गया है कि यहाँ पे जो श्रेष्ठ पुरुष होंगे उनका श्रेष्ठ स्त्रियों से कुछ समय के लिए उनका जो है मेल मिलाप करवाया जाएगा, फिर उसके बाद जो संतान पैदा होगी उनको अलग रखा जाएगा, उनको आपस में नहीं रखा जाएगा, यानी परिवार नाम की जो संस्था होगी वो अस्तित्व में नहीं आएगी। तो ऐसी बात करके साम्यवाद लाने की कोशिश की गई, ये नकारात्मक अप्रोच वाला माना जाएगा। अरस्तु ने भी इसको नकारात्मक माना है, और शिक्षा को काफी हद तक सकारात्मक माना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं व्यक्तित्व विकास में, चरित्र विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया है कि हाँ, यहाँ पे जो है अरस्तु के शिक्षा और साम्यवाद से कैसे प्रश्न आए हैं। साम्यवाद की उत्पत्ति मुख्यतः किस नगर राज्य के अनुभव से हुई? तो स्पार्टा से। साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो उन्होंने कहाँ सीखा? तो स्पार्टा के संविधान से। ठीक है, प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा कि प्लेटो जो है प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा उसका छोटा भाई होना अधिक अच्छा है? ये अरस्तु ने कहा। ठीक है, प्लेटोवादी पुत्र होने की बजाय आपको उसके भाई होना ज्यादा अच्छा है, ये अरस्तु ने बोला है। ठीक है, प्लेटो का साम्यवाद केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, उन्हें कंचन और कामिनी के मोह से, कंचन मतलब संपत्ति और कामिनी मतलब यहाँ पे पत्नी, इनके मोह से दूर रखना, किसको? सैनिक को और यहाँ पे शासक को। ठीक है, दूर रखने का एक तापस यानी तपस्वी साम्यवाद है। शिक्षा को वे मानसिक व्याधियों का मानसिक निदान मानते थे। तो एक तो वो साम्यवाद है क्योंकि आपको परिवार नहीं रखना है और संपत्ति नहीं रखना है, और एक है शिक्षा क्योंकि चरित्र का विकास करना है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको यहाँ पे बार बार पूछी गई हैं, आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है इनको। इसके बाद अगर देखा जाए तो प्लेटो की आलोचना को लेकर क्या प्रश्न बने हैं, अन्य विचारकों की कथन क्या है प्लेटो के ऊपर, वो भी प्रश्न आते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, किसने प्लेटो को सर्वाधिकारवाद और खुले समाज का दुश्मन कहा? देखो बहुत बड़ा, ये खुले समाज का, खुली सभ्यता का दुश्मन किसने बोला है? तो ये किसने बोला है? कार्ल पॉपर ने बोला है, कार्ल पॉपर और क्रॉसमैन। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में जो है यहाँ पे पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ही पढ़ना है इसको। समस्त समाजवादियों और समाजवादियों की जड़ें प्लेटो में है। समस्त समाजवादियों की जड़ें कहाँ है? प्लेटो में है। ये मैक्सी का कथन है। ठीक है, पूछा जा सकता है, पूछा गया है ऑलरेडी। पश्चिमी चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी रहा है, ये कार्ल पॉपर का कथन है। कई सारे जो विचारक आए पश्चिम में, या तो प्लेटो के पक्ष में है या विपक्ष में है, लेकिन वो प्लेटो के कहीं ना कोई कथन से जुड़े जरूर हैं। तो ये कार्ल पॉपर का कथन है, बिल्कुल ऐसा यहाँ पे बोला गया है। किस भारतीय विचारक ने प्लेटो के सामाजिक वर्गीकरण श्रेणीबद्धता की आलोचना की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जैसे भारत में वर्ण व्यवस्था है, वैसे ही प्लेटो की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं सामाजिक वर्गीकरण एक बहुत बड़ा क्या है, भेदभाव करने वाला जो है तत्व या फैक्टर हो सकता है। व्याख्या, कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक जो है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को क्या कहा है? सर्वाधिकारवाद का जनक कहा है, और उनको खुले समाज का शत्रु बताया, क्योंकि उनका राज व्यक्ति की सुंदरता को समाप्त कर देता है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। कुछ विशेष आयाम जो आपको मैं बिल्कुल अच्छे से बोलूंगा कि ये पढ़ ही लेना है। सूक्ष्म शब्दावली से आपको बिल्कुल परिचित होना ही है। पूछा जाता है कि जैसे मान लो उन्होंने जो है जनरली ऐसे पूछते हैं, कैलीपोलिस ये क्या है? तो कैलीपोलिस आदर्श राज्य या सुंदर नगर, आदर्श राज्य, जनरली आदर्श नगर या आदर्श राज्य बोल सकते हैं, कैलीपोलिस कहा उसको। नोबेल लाइक किसका कॉन्सेप्ट है? पूछ सकता है, प्लेटो का है, जिसमें उदात्त झूठ की बात है, इसमें मतलब एक झूठ को बोल करके यहाँ पे राजा की जो है महत्ता दिखाई जाती है। एपेटाइट, बुभुक्षा, ये उसको व्यापारी वर्ग के लिए होती है जनरली। नोएटिक मैन, जैसे गुण शब्दों का आपको प्रयोग इसके द्वारा किया गया है तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए। कथन और कारण, असर्शन और रीजन, इनको हम डिस्कस करेंगे अभी जब डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा प्लेटो जब पढ़ेंगे ना तो ऐसे पढ़ेंगे कि आप निश्चिंत हो जाओगे कि हाँ प्लेटो अब हुआ है हमारा
समग्र रूप से, कभी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कथन और कारण की बात करें तो शिक्षा और संवाद के आपसी संबंध, ज्ञान और राय, नॉलेज एंड बिलीफ बेसिस पे अंतर पर तर्क आधारित प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो शिक्षा और संवाद में जो है उनके क्या विचार हैं, उनमें क्या क्या उन्होंने तर्क दिए हैं, क्या क्या अलग लोगों ने कौन कौन सी बुराइयां की हैं, तो वो चीजें उस पर लिंक करके आपको बताना पड़ेगा। आलोचनात्मक और तुलनात्मक आयाम जनरली आते ही हैं, जैसे किसने क्या कहा, कौन सी पुस्तक में कहा, जैसे इजाया बर्लिन की हिस्टोरिकल इनेबिलिटी जो है, एम बी फॉस्टर तर्क बुद्धिवाद की प्रभुसत्ता का सिद्धांत, इन सब के माध्यम से इन पे जो अलग अलग कथन कहे गए हैं वो पूछे गए हैं। आगामी परीक्षाओं में अब पूछा क्या जाएगा, जनरली ये देखो आने की संभावना रहेगी ज्ञान मीमांसा, एपिस्टिमोलॉजी पे प्रश्न आ सकते हैं। जैसे उन्होंने विभाजित रेखा का रूपक पूछ लिया, किसका है, क्या होता है, इसमें ज्ञान की जो अवस्थाएं वो कितनी है, ज्ञान की कितनी अवस्थाएं, जैसे इसमें लिखी है ज्ञान की 4 अवस्थाएं, ठीक है। एकेसिया, पिस्टिस, डायनिया, डायोनिया, ठीक है, डायनोनिया, ठीक है, ये डायनोनिया बोल सकते हैं इसको, नोएसिस कह सकते हैं। चलो इसका क्रम पूछ सकते हैं, पहले जैसे एकेसिया, पिस्टिस, डायोनिया, फिर नोएसिस, ऐसी चीजें ये आती हैं, इनका ऐसा क्रम आ जाता है कभी कभार, या आ सकता है इस बार, क्योंकि ये किसका पार्ट है, विभाजित रेखा का सिद्धांत का पार्ट है या रूपक का पार्ट है ये, या तो इनका क्रम या अर्थ पूछा जा सकता है। संवादों के गौण पात्र, रिपब्लिक के अलावा जॉर्जियास, बेनो, प्रोटागोरस, संवादों में सुकरात किससे बहस कर रहे हैं, ये पूछा जा सकता है, या उस बहस में कौन सा विषय है, ठीक है। आधुनिक विचारकों के बचाव, कार्ल पॉपर की आलोचना में बहुत पूछी जा चुकी है, भविष्य में प्लेटो का बचाव करने वाले विचारक जैसे रोनाल्ड लेविंसन की पुस्तक इन डिफेंस ऑफ प्लेटो से प्रश्न आ सकते हैं, या क्या पता वापस से कार्ल पॉपर का पूछ ले कि जो है खुले समाज के शत्रु किसने कहा है, तो यहाँ पे कार्ल पॉपर ने कहा प्लेटो को, ठीक है। प्लेटो और भारतीय दर्शन की तुलना भी कभी कभार आ सकती है, लेकिन बहुत कम आई है, लेकिन फिर भी अपन इसको देख लेंगे। त्रिगुण सिद्धांत, सत रज तम, ठीक है, ये सब आपको पता ही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो होते हैं। तुलना भारतीय वर्ण व्यवस्थाओं, गीता के निष्काम कर्मियों से जोड़कर विश्लेषणात्मक प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन बहुत कम, इसको मैं यहाँ पे जो है निग्लेक्ट करूंगा। हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में तो इतनी जो है क्षमता नहीं है कि इतना डिटेल में वो आगे जो है भारतीय दर्शन से लिंक करके पूछ ले। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्लेटो का जीवन परिचय, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। प्लेटो हमारा अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारा पहला जो कॉन्टेक्स्ट, पहला जो डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि, 428 ईसा पूर्व से 399 ईसा पूर्व तक के जीवन की बात हम करेंगे, किसके, प्लेटो की, ठीक है। तो पहला चरण इनका जो आता है वो प्रारंभिक जीवन वाला पहला चरण, ठीक है। पहले चरण की बात करेंगे। जन्म 427 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है, यूनान, ग्रीस, एक प्रकार से कह सकते हैं महात्मा बुद्ध और ये जो महावीर जैन है, वर्तमान महावीर जैन है जो, उनके बाद इनका जन्म हुआ है, उनका 500 कुछ या है ना एडी बीसी के आसपास हुआ है लगभग। इनका जन्म थोड़ा सा बाद में होता है, ग्रीस एथेंस नगर राज्य में कुलीन एरिस्टोक्रेट एक समृद्ध परिवार में होता, पैसे वैसी कोई कमी नहीं थी, बढ़िया लाइफ थी, इनके पिताजी बढ़िया संपत्तिवान थे। अरिस्टोक्लीज इनका मूल नाम है, लेकिन प्लेटो का नामकरण इसलिए क्योंकि चौड़े कंधे थे, आपने बचपन से ही पढ़ा इस चीज को, कि चौड़े कंधे, सुडौल शरीर, सौष्ठव, यहाँ पे इनके कारण इसको व्यायाम शिक्षक, जिम्नास्टिक टीचर ने उन्हें प्लेटो यानी जिसका अर्थ है चौड़ा या चपटा नाम दिया, कि चौड़ा बहुत है ये, इसके कंधे चौड़े हैं, हष्ट पुष्ट है, तो इसको प्लेटो नाम दे दिया उन्होंने, ठीक है। युवावस्था का एथेंस, यहाँ पे प्लेटो का बचपन पेलोपोनेशियन जो वॉर है, ये युद्ध याद रखना आप लोग, बार बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है। पेलोपोनेशियन जो वॉर है, ये पेलोपोनेशियन वॉर 431 से 404 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें एथेंस को क्या लिखा है, एथेंस को स्पार्टा के हाथों करारी हार मिली थी। कौन हारा था, एथेंस हारा था, किससे, स्पार्टा से हारा था, किससे, स्पार्टा से। तो इसका सामना करना पड़ा और हार ने प्लेटो को क्या कर दिया, थोड़ा यहाँ पे एथेंस की तत्कालीन लोकतंत्र की व्यवस्था के प्रति आशंकित कर दिया। ये कहीं ना कहीं दिमाग में एक चोट पहुंचा दी कि ये एथेंस कहीं ना कोई मामले में तो कमजोर है, क्योंकि स्पार्टा से हार गया ये। एथेंस उस मामले में उस जमाने में बहुत ताकतवर देश नगर राज्य था, संविधान बहुत मजबूत था, लोकतंत्री व्यवस्था थी, स्पार्टा तो उतना नहीं था, लेकिन वो चीज उन्होंने देखी तो उनको चोट लगी, आशंकित हुई कि ये व्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत बुरी है, कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। सुकरात से भेंट होती है, वैचारिक परिवर्तन आता है, जब बड़े होते 20 वर्ष की आयु होती है, प्लेटो की मुलाकात महान दार्शनिक सुकरात से होती है। सुकरात के सबसे मेधावी शिष्य कौन बन जाते हैं, प्लेटो बन जाते हैं, ठीक है। 30 का शासन, रूल ऑफ 30, 404 ईसा पूर्व में एथेंस में लोकतंत्र समाप्त हो गया और 30 कुलीन लोगों का यहाँ पे अल्पतंत्रीय शासन आता है, ठीक है। क्या हुआ कि 404 ईसा पूर्व में एथेंस में थोड़ा बदलाव होता है, लोकतंत्र समाप्त हो गया, एक डेमोक्रेटिक जो वहां पे गवर्नमेंट काम कर रही थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, और 30 रूल ऑफ 30 आ जाता है, यानी कि
30 कुलीन, 30 एलीट लोग वहां पे राज करेंगे। वो 30 लोग ही बताएंगे क्या कानून होगा, कैसे उसको लागू करवाएंगे, वो सब बातें। जिसमें प्लेटो के कुछ रिश्तेदार भी शामिल थे। अब इस 30 लोगों में कुछ प्लेटो के रिश्तेदार भी शामिल थे। प्लेटो को भी यहाँ पे राजनीति में आने का निमंत्रण मिला कि तुम भी आ जाओ राजनीति में, कुछ छोटे पद पे, जरूर 30 लोगों में शामिल ना हो, लेकिन कुछ छोटे स्तर पे, आप छोटे ओहदे पे आप रहोगे। लेकिन इस शासन के अत्याचारों ने उन्हें राजनीति से विरक्त कर दिया। जब उन्होंने हरकतें देखी यहाँ पे हो क्या रहा है, इस 30 जो कुलीन लोग हैं कितने स्वार्थी हैं, कितनी अपनी अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए कितने बुरे स्तर तक जा सकते हैं, तो ये इस मामले में उन्होंने क्रिटिसाइज किया और अलग हो जाते, विरक्त हो जाते हैं। सुकरात को मृत्युदंड भी एक उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण जो है पार्ट माना जाता है। एक तो देखो पेलोपोनेशियन वॉर, उसके बाद ये 30 लोगों का शासन, उसके बाद ये सुकरात को मृत्युदंड सबसे खतरनाक तौर पे उनको प्रभावित करता है। पुनः लोकतंत्र बहाल होने पर एथेंस की लोकतांत्रिक सरकार ने सुकरात पर क्या कर दिया, युवाओं को भ्रष्ट करने का एक जो है आरोप और देवताओं की निंदा करने का आरोप वहां की लोकतांत्रिक सरकार ने लगाया और सुकरात को यहाँ पे मृत्युदंड का जो है आदेश दिया। और मृत्युदंड में विस्पान द्वारा मृत्युदंड देने का जो है आदेश दिया जाता है वहां की लोकतांत्रिक सरकार द्वारा। और ऐसे में जो प्लेटो है बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस घटना ने क्या किया, प्लेटो के जीवन को दिशा बदल दी और लोकतंत्र से घृणा हो गई। उन्होंने यह निष्कर्ष निकालना कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होगा, दार्शनिक राजा मतलब एक ऐसा राजा जो सही चीजों को समझ पाए। सुकरात जो यहाँ पे बोल रहे थे उसका अगर एक लोकतांत्रिक तरीके में या कोई ना कोई ऐसा कोई राजा वहां पे होता तो वो जरूर यहाँ पे सुकरात को समझता, उनको यहाँ पे सम्मान देता। जबकि सम्मान देने की बजाय उस व्यक्ति को मार दिया गया या उनकी हत्या कर दी, उनको विषपान करवा दिया गया। बताइए। तो यहाँ पे प्लेटो समझ गए कि ऐसे अन्यायी समाज में, ऐसे अत्याचारी समाज में एक दार्शनिक शासक का होना जरूरी है, जो यहाँ पे लोकतांत्रिक ना भी हो तो चलेगा, राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी हो, मोनार्की वाला सिस्टम भी हो तो भी चलेगा, लेकिन दार्शनिक होगा तो वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी बहुत बढ़िया होगी। मतलब वो राजा तानाशाह वाला भी एक व्यवस्था लाजमी या फिर जायज है अगर राजा दार्शनिक है, दर्शन को समझता है, विवेक को समझता है, तर्क को समझता है, लॉजिक रैशनैलिटी को समझता है। लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था चाहे कितनी भी अच्छी हो, चाहे कितनी भी आदर्श हो, लेकिन अगर उसके अंदर दर्शन वाला गुण नहीं है, तर्क वाला गुण नहीं, विवेक वाला गुण नहीं, तो बहुत ही घटिया साबित होगी। ठीक है, तो ये बात उन्होंने समझी। दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, राजा दर्शन का अध्ययन नहीं करते तब तक राज्य को बुराइयों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए राजा को क्या होना चाहिए, दार्शनिक होना ही पड़ेगा। ठीक है। अज्ञातवास, फिर वो क्या करते हैं, जैसे उनके गुरु सुकरात को यहाँ पे विषपान करवाया करके उनको मृत्युदंड दे दिया गया, तो वो अज्ञातवास में चले जाते, ज्ञान की खोज में वो यात्राएं करने पे निकल जाते और कई सालों तक यात्राएं करते रहते। लगभग जो है 12-13 साल बाद वो 12-13 साल तक वो क्या करते हैं, यात्राएं करते हैं। सुकरात की मृत्यु के बाद अपनी जान बचाने, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके भी विचार वैसे थे सुकरात जैसे, तो इनके ऊपर भी आरोप लग करके इनको हत्या हो सकती थी। और सत्य की खोज के लिए 12 वर्षों तक एथेंस से बाहर रहे, वो अपने शहर से बाहर रहे। मेगारा गए, वो सबसे पहले वो मेगारा गए, कई सारे जो इलाके हैं छोटे छोटे, मिस्र गए जहां उन्होंने गणित, ज्योतिष सॉरी माफ कीजिएगा, पुरोहित के रहस्यों का अध्ययन किया। इटली गए, सियना, वहां पे वहां उन्होंने पाइथागोरस के अनुयायियों के संपर्क में आए। पाइथागोरस बहुत पुराने थे, ठीक है, उनके जो शिष्य हैं, गणितज्ञ आपने सुना होगा पाइथागोरस का नाम, उनके जो अनुयायी है, शिष्य है, उनके संपर्क में आकर के उनके दर्शन पर जो है पाइथागोरस के गणित और आत्मा के स्थानांतरण के सिद्धांत का गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो पाइथागोरस की गणित और आत्मा के स्थानांतरण का प्रभाव जो है पड़ता है उनके ऊपर, उनके दर्शन पर, प्लेटो के दर्शन पर। और कहाँ जाते हैं वो, सिसिली जाते हैं, सिराक्यूज की यात्रा की। सिसिली जो आइलैंड है यहाँ पे, द्वीपीय देश है, इटली से वे सिसिली जाते हैं जहाँ पे सिराक्यूज राज्य गए, और यहाँ उनकी मुलाकात वहां के तानाशाह डियोनिसियस, ठीक है, इस से होती है, डियोनिसियस से होती है। और उसके साले डियोन से हुई। डियोन प्लेटो के विचारों से बहुत प्रभावित हुआ, डियोन पे ज्यादा प्रभाव पड़ा, डियोनिसियस पे पड़ा ज्यादा, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा डियोन पे पड़ा। दास के रूप में बिकना, डियोनिसियस प्रथम प्लेटो के स्पष्ट विचारों से नाराज हो गए और लौटते समय उसने प्लेटो को बंदी बना करके एजिना के दास बाजार में बिकवा दिया, उनको बेच दिया। तो डियोनिसियस इतना खतरनाक था, लेकिन यहाँ पे डियोन जो है वहां पे ज्यादा उनके प्रभाव में थे। सौभाग्य से क्या हुआ, एनिसेरियस, ठीक है, एनिसेरियस नामक एक मित्र ने उन्हें पहचान लिया और धन देकर उनको दास्ता से मुक्त करवा दिया। ठीक है, तो ये कहानी आपको पता होना चाहिए, कैसे वो बच के निकल के आए। अगर वो वहां पे दास्ता से मुक्त नहीं होते तो शायद आज वो हम नहीं पढ़ रहे होते उनको। ठीक है, फिर जब वो वापस एथेंस आते हैं इन सब यात्राओं के बाद, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी चीजें सीख करके, तो यहाँ पे वो अकादमी की स्थापना करते हैं। अकादमी मतलब एक एकेडमी नाम की एक संस्था है, शिक्षण संस्था, उसकी स्थापना करवाते हैं। और 387 ईसा पूर्व में उन्होंने प्रसिद्ध शिक्षण संस्था अकादमी की शुरुआत की।
और यहाँ पे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप, इस एकेडमी को माना जाता है। महान दार्शनिक अरस्तु इसी अकादमी का क्या था, छात्र था, क्योंकि प्लेटो का छात्र जो है यहाँ पे ये अरस्तु माना जाता है या है भी। मुख्य विषय यहाँ पे क्या था, यहाँ राजनीति पढ़ाई जाती थी, कानून पढ़ाया जाता था, दर्शन के साथ साथ यहाँ पे गणित और ज्यामिति का भी शिक्षा दी जाती थी। तो आपने पढ़ा ही होगा, कई बार यहाँ पे बोला जाता है कि प्लेटो ने लिखा हुआ रखा था इस अकेडमी के मुख्य द्वार पर कि ज्यामिति यानी गणित से जो अपरिचित है कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। ठीक है, जो गणित यानी ज्यामिति से, यहाँ पे जनरली उसने एक्चुअल वर्ड जो ज्यामिति यूज किया है, तो आपसे ज्यामिति ही पूछ सकता है एग्जाम में कि जो ये गणित के अंतर्गत किस जो है ब्रांच का यहाँ पे जो है समझ की बात बोली है, तो ज्यामिति की बात बोली कि ज्यामिति की जिसको नॉलेज नहीं है वो इस एकेडमी में प्रवेश ना ही करे। गणित इतना लॉजिकल सब्जेक्ट है जितना लॉजिकल कोई नहीं है, इतना रैशनल, इतना तर्क आधारित, इतना विवेक आधारित है, इतना कोई है ही नहीं। अगर इसकी कोई किसी को समझ है तो वो ऑटोमेटिक हमारे क्या है तर्कों को समझ पाएगा, वरना हमारे तर्क उसको ज्यादा बुरे लगेंगे। लेट नो वन इग्नोरेंट ऑफ जियोमेट्री इंटर हेयर, ठीक है, नो वन एंटर हियर, ठीक है, इस तरीके से बात बोली गई। पांचवा यहाँ पे एक पॉइंट आता है, पांचवें चरण में सिराक्यूज का वो दूसरा आप क्या करेंगे, दौरा करेंगे। ठीक है, अभी तो वो नॉर्मल तरीके से करते हैं, एक यात्री के तौर पे आप जाएंगे, वो एक एकेडमी के संस्थापक गुरु के रूप में, और सिराक्यूज का दूसरा यहाँ पे दौरा होता है और तीसरा दौरा भी होता है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद तीसरा भी करते हैं वो, दार्शनिक राजा के ऊपर प्रायोगिक प्रयास करते हैं, प्रायोगिक प्रयास। जैसे क्या होता है, प्लेटो ने दार्शनिक राजा को जो सिद्धांत दिया था वो समय के साथ दार्शनिक राजा को सिद्धांत देते हैं कि कैसे एक दार्शनिक राजा होगा, लोकतंत्र की बजाय अगर दार्शनिक राजा होगा तो वो काफी हद तक सही फैसले ले पाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में कई सारी कुरीतियां भी आ जाती हैं या फिर सही निर्णय प्रभावित हो जाते हैं। तो उन्होंने दार्शनिक राजा के सिद्धांतों को केवल कागजों पर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे व्यवहार में लागू करने का प्रयास किया। वो कहाँ, सिराक्यूज के राजा के ऊपर। डायोनिसियस जब वहां का राजा था, सॉरी है ना, डायोनिसियस राजा था, तो उसने देखो अच्छा बर्ताव नहीं किया, किसके साथ, प्लेटो के साथ। लेकिन डायोनिसियस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र डायोनिसियस सेकंड आता है ना, तो इस डायोनिसियस सेकंड डियोन के आग्रह पर प्लेटो उसे दार्शनिक राजा बनाने की प्रशिक्षण देने पर सिराक्यूज जाता है। डियोन वही जो डायोनिसियस फर्स्ट का क्या है, साला है। तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे वापस प्लेटो को बुलाता है कि देखो प्लेटो साहब, आप एक महान गुरु हो, हमारे अभी दूसरे राजा बने हैं, जो है कौन, डियोनिसियस सेकंड। ये वो फर्स्ट वाला जो कमीना टाइप का था ना, जो बेवकूफ टाइप का था, जो आपको दास बना के बेच देता है, उसका बेटा है ये, हमारे हिसाब से चलेगा, आप इसको अच्छी शिक्षा दो। तो यहाँ पे प्लेटो क्या करते हैं, इनको शिक्षा देते हैं सिराक्यूज जाकर के। लेकिन युवा राजा जो है षड्यंत्रों का शिकार हो जाता है और प्लेटो का यह प्रयास पूरी तरह विफल हो जाता है। मतलब षड्यंत्र ये कि प्लेटो इतने प्रयास करके उसको दार्शनिक उसको शिक्षा देता है, दर्शन की, ज्ञान की, तर्क की, गणित की, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, वो अच्छा दार्शनिक नहीं बन पाता। थोड़ा शिक्षा तो ग्रहण कर लेगा, तो मौलिक शिक्षा तो आ जाती है, लेकिन जो एक दर्शन लेवल की शिक्षा है वो नहीं आ पाती है कि तर्क करने लग जाए वो। ठीक है, तो 361 ईसा पूर्व में तीसरी यात्रा फिर से जब वो असफल होकर लौटते हैं, दार्शन राज्य नहीं बना पाते, तो फिर वापस आते हैं। एक तो 367 ईसा पूर्व, एक 361 ईसा पूर्व, यानी कि 8 साल, 6-7 साल बाद वो फिर से यहाँ पे प्रयास करेंगे। अंतिम प्रयास होता है इनका। इस बार डियोनिसियस सेकंड ने प्लेटो को ही बंदी बना लिया। ठीक है, कि बहुत पढ़ा लिखा रहा है ये मुझे, कि बहुत ज्ञान दे रहा है मुझे, बहुत यहाँ पे क्या है, बकवास किए जा रहा है ना, सुन ही नहीं रहा मेरी बात को, इतना ज्ञान दे रहा है मुझे, दार्शनिक, बिल्कुल दार्शनिक ही बनाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है क्या। तो डियोनिसियस सेकंड ने इसको बंदी बना लिया। बड़ी मुश्किल से प्लेटो वहां से जान बचा करके भागे, एथेंस आए कि ये क्या दार्शनिक बनेगा, मतलब इसको अपने गुरु का सम्मान नहीं, जो इसको इतनी अच्छी शिक्षा दे रहा है, ये क्या लोगों का कल्याण कर पाएगा। तो इनको अकल आ जाती है प्लेटो को कि हाँ, दार्शनिक राज्य जो है राजा बनाना बहुत मुश्किल है, चाहे कितनी भी अच्छी, कितनी भी संपूर्ण 100% तार्किक शिक्षा दे दो, क्या पता आपने जो शिक्षा दी है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हर वक्त हम 100% तार्किक नहीं हो सकते, व्यक्ति आधारित यानी आत्मनिष्ठता भी जरूरी है। ऐसे में कानून बनाना ज्यादा बेटर रहेगा और हर व्यक्ति के ऊपर थोपा जाएगा वो कानून। ठीक है, तो इन विफलताओं ने प्लेटो को आदर्शवाद को तोड़ दिया और यथार्थवाद यानी रियलिज्म की तरफ बोले गए। उन्होंने बोला कि दार्शनिक राज्य की बजाय यहाँ पे दार्शनिक तरीके से कानून बनाए जाए, अच्छे कानून बनाए जाए जो ज्यादा बेटर रहेंगे। क्योंकि उन्होंने तो पहले दार्शनिक राज्य बनाने की जो बात बोली है, दार्शनिक राज्य या फिर आदर्श राज्य बनाने की जो बात बोली थी, उसमें ये कहा था कि कानून की वहां कोई जगह ही नहीं होगी, क्योंकि दार्शनिक राजा इतना अच्छा, इतना सुशील, इतना तर्कशील, इतना विवेकशील होगा कि वो हर वक्त ऐसे फैसले लेगा जो सबके लिए कल्याणकारी हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जीवन का अंतिम चरण यथार्थवाद की ओर झुकाव उनका कैसे होता है, जब अंतिम चरण में प्लेटो जो है सिराक्यूज से वापस आ जाते हैं और अकादमी में अपने जो शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ाते हैं।
तो वहीं अध्यापन करते वक्त उनका जीवन जो है वहीं अंतिम रूप से व्यतीत हो जाता है। सिराक्यूस के कटु अनुभव के बाद उन्होंने महसूस किया कि आदर्श दार्शनिक राज्य जो है मिलना असंभव है। इसलिए उन्होंने एक पुस्तक जो है स्टेटमेंट लिखी और अंतिम मानकृति द लॉज लिखी। स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला कि कैसे दार्शनिक अगर आदर्श राज न बनाया जाए तो दार्शनिक राजा बनाया जाए, और दार्शनिक राजा अगर संभव ना हो तो यहाँ पे जो है द लॉज यानी कानून बनाए जाए ज्यादा जरूरी है। इसमें दार्शनिक राजा के शासन के स्थान पर कानून के शासन की बात की गई, और फिर बाद में क्या होता है धीरे धीरे जो है आदर्श राज्य की संकल्पना को वो खुद यहाँ पे क्या है कमजोर करके वास्तविक यथार्थ की तरफ चले जाते हैं। 81 वर्ष की आयु में 347 ईसा पूर्व में वे विवाह समारोह में भाग लेते समय इस महान दार्शनिक का क्या हो जाता है, शांतिपूर्ण तरीके से निधन हो जाता है। तो ये उनका जीवन था। प्लेटो का जीवन परिचय हमने देख लिया है, किस तरीके से जीवन उनका आगे बढ़ता है। अब हम देखेंगे परीक्षा से दृष्टिकोण से प्लेटो पर 4 प्रमुख प्रभाव। ठीक है, प्लेटो के जीवन पर 4 प्रमुख प्रभाव जो है आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं। पाइथागोरस क्या सीखा इनसे? गणित, ज्यामिति और आत्मा का जो है ये अमरत्व। ठीक है, आत्मा अमर है, आत्मा का स्थानांतरण होता है। आत्मा क्या है? आत्मा मतलब वहां पर आंतरिक ज्ञान, आंतरिक गुण, आपके अंदर की चेतना वाले गुण। ठीक है, जैसे हमारे एक शरीर है, एक अंदर की आत्मा है। शरीर तो मर जाता है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा क्या है? ठीक है, जो है शरीर कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या है, आत्मा नश्वर एक प्रकार से ये है, लौकिक, शरीर लौकिक है, आत्मा अलौकिक है, इस तरीके से बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आत्मा जो है कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकती है, ये विचारों का स्थानांतरण हो सकता है, चेतना का स्थानांतरण हो सकता है। तो ये बातें उन्होंने पाइथागोरस से सीखी है। हेराक्लीट से क्या सीखते हैं? वो भौतिक दुनिया में निरंतर परिवर्तन के सिद्धांत की, भौतिक दुनिया हमेशा बदलती रहती है, एक जगह स्थिर नहीं है, चेंज होते रहते हैं। पार्मेनिडीज से उन्होंने विचार, आइडिया, फॉर्म की शाश्वतता और स्थिरता का सिद्धांत सीखा है। कुछ मामलों में स्थिरता की बात भी उन्होंने सीखी है। सुकरात सद्गुण ही ज्ञान, उनके गुरु है, सद्गुण ही ज्ञान वाली बात, वर्च्यू इज नॉलेज, तर्क वितर्क, डायलैक्टिकल जो मेथड है, और नैतिकता। ठीक है, एक प्रकार से मोरालिटी की बातें, जो वर्च्यू की बातें, वो सब यहाँ पे सुकरात से सीखते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे, पाइथागोरस से वो ज्यामिति, गणित वगैरह, आत्मा का यहाँ पे अमरत्व, हेराक्लीट से भौतिक दुनिया निरंतर जो है परिवर्तन, पार्मेनिडीज से यहाँ पे जो है विचार, और यहाँ पे जो स्थिरता, शाश्वतता, और सुकरात से यहाँ पे वर्च्यू इज नॉलेज। ठीक है, ये सब बातें उन्होंने सीखी। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो प्लेटो के अलग अलग जो विचारक है, व्यक्तियों का प्रभाव में हम देखें तो सुकरात सबसे गहरा और व्यापक प्रभाव तो सुकरात का ही पड़ता है, क्योंकि सद्गुण ही ज्ञान, ये बात आपको पता है। सद्गुण ही ज्ञान मतलब सुकरात का मूल मंत्र था, प्लेटो ने अपनाया। इसका अर्थ ये है कि सच्चा ज्ञान ही व्यक्ति को नैतिक और न्यायपूर्ण बनाता है। ज्ञान अलग अलग नहीं होता है, ज्ञान सार्वभौमिक, ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है, ज्ञान स्थिर होता है। ये बात बोली गई थी सुकरात, और यहाँ पे बाद में प्लेटो ने भी इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, शासन एक कला है, रूलिंग इज एन आर्ट। ठीक है, सुकरात मानते थे कि जैसे एक अज्ञानी वैद्य से इलाज नहीं कराया जा सकता है, अज्ञानी वैद्य से, वैसे ही अज्ञानी राजनेता को शासन नहीं सौंपना चाहिए। उसी से प्लेटो के दार्शनिक राजा यानी फिलोसफर किंग का जो है विचार निकला कि अगर हम पढ़े लिखे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, एक समझदार ज्ञानी वैद्य से इलाज करवाते हैं, तो एक पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति को ही राजनेता बनाना चाहिए, क्योंकि देश संभाल रहा है वो। एक समझदार व्यक्ति को ही तो हमें, एक दार्शनिक व्यक्ति को ही हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहिए। तो यही बात आगे जाकर लागू होती है उनके सिद्धांत में। द्वंदात्मक पद्धति, डायलैक्टिकल मेथड भी सुकरात से सीखते हैं। ये कहते हैं कि प्रश्नोत्तर और तर्क वितर्क करके ही जो है अंतिम ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। तो ये ज्ञान सीखने वाली द्वंदात्मक पद्धति भी सुकरात से सीखी थी उन्होंने। पाइथागोरस से प्रभाव में बता चुका हूँ, गणित और ज्यामिति का है। इटली की यात्रा के दौरान उन्होंने जो है पाइथागोरस के अनुयायी से मिले, और गणितीय सटीकता का जो एक तरीका है, अकादमी के द्वारा जो बाद में लिखा भी गया कि जो जिसको ज्यामिति का नॉलेज ना हो वो इसमें प्रवेश ना करे, तो ये सब बातें पाइथागोरस से आई हैं। आत्मा का सिद्धांत, ये जरूरी है, पूछा जा सकता है, कंफ्यूज कर सकता है कि आत्मा की बातें पाइथागोरस क्यों करेगा, लेकिन ये भी उन्होंने सीखा है। आत्मा का अमृत, तो आत्मा के 3 गुण, विवेक होता है, साहस और क्षुधा, इसका विचार जो है पाइथागोरस से ही प्रेरित है। ठीक है, इसी का वो न्याय सिद्धांत आदर्श राज्य में भी उपयोग करते हैं। हेराक्लिट से हम बता चुके निरंतर परिवर्तन का सिद्धांत। हेराक्लिट का मानना था कि आप एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते हैं। प्लेटो ने इस विचार को स्वीकार किया, जो भौतिक दुनिया, वर्ल्ड ऑफ सेंस हमें दिखाई देता है, वह परिवर्तनशील है, नश्वर है, अतः ये सत्य नहीं हो सकती है। जो नश्वर है वो क्या है, बदल रही है हमेशा। जैसे एक नदी है, नदी में अभी हमने हाथ डुबोया, पैर डुबोया, ठीक है, वो जो पानी हमसे टच हुआ, हमारा जिससे पानी से स्पर्श हुआ, वो बह के कहीं और चला जाएगा। फिर दूसरा पैर डालेंगे तो वो दूसरा पैर जो है ना, उसी पानी से क्या है, स्पर्श नहीं होगा, कोई दूसरे पानी से स्पर्श होगा। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी क्या है, अलग अलग सेल्स यानी हमारी कोशिकाएं से बनता रहता है, टूटती रहती है कोशिकाएं, तो हमारा शरीर भी टूटता रहता है, पता नहीं चलता। तो क्या है, ये चीजें दिखती नहीं है, लेकिन जो चीजें दिखती नहीं, क्या वो सत्य नहीं है क्या? नहीं।
है ना, या जो चीजें नहीं दिखती हैं, जो चीजें स्थानांतरित होती हुई नहीं दिख रही हैं, क्या वो सत्य नहीं है? बिल्कुल सत्य है। जैसे पानी बह रहा है ना, बहता हुआ दिख रहा है, लेकिन पानी बदल रहा है ये नहीं दिख रहा, लेकिन पानी वाकई बदल रहा है। पहले वही पानी वहां पे था, बह के वो इधर आ गया है, तो हमें लग रहा है पानी तो वही है, लेकिन वो एक्चुअली बदल गया है। एक ही पानी में आप दो बार पैर नहीं रख सकते हो, ये बात उन्होंने बोली है, हेराक्लिटस से सीखी है। इसी से उन्होंने बोला है कि या जो है सत्य क्या है, स्थिर नहीं हो सकता है, परिवर्तनशील होता है, ठीक है, चीजें चेंज होती रहती हैं। पार्मेनिडिस से स्थायित्व का सिद्धांत सीखा। इन्होंने माना कि वास्तविक सत्य शाश्वत और परिवर्तनशील भी होता है। प्लेटो ने इस विचार को अपने आकार या प्रत्यय के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज के आधार पर बनाया। प्लेटो ने कहा कि भौतिक वस्तु बदलती है, लेकिन उनका प्रत्यय हमेशा वही रहता है। अब यहाँ पे और गहराई में जाएंगे, किसके सिद्धांत से? पार्मेनिडिस के। अभी हेराक्लिटस के सिद्धांत से वो कह रहे हैं कि हर चीज बदलती रहती है, बदलाव हमें क्या है, देखने को मिलता है। लेकिन पार्मेनिडिस के सिद्धांत से वो ये कह देते हैं कि यहाँ पे बदलाव जो हो रहा है वो भौतिक चीजों में हो रहा है। जो चेतन आधार, जो आध्यात्मिक चीजें हैं, उनमें बदलाव नहीं होता, वो क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। ये प्रत्यय, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, इसका सिद्धांत यहाँ पे पार्मेनिडिस से मिलता है देखने को। और कुछ घटनाओं का प्रभाव देखें तो पेलोपोनेशियन वॉर का यहाँ पे बार बार मैं जिक्र कर ही रहा हूँ। यहाँ पे एथेंस जो है हारी हुई थी, किससे? स्पार्टा से। तो इसमें ये चीज देखने को मिलती है। और 30 का शासन यानी रूल ऑफ 30, युद्ध के बाद एथेंस में 30 कुलीनों का जो अल्पतंत्रीय शासन स्थापित हुआ। इस शासन के अत्याचारों ने प्लेटो को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, मैं बता चुका हूँ। और तीसरी सबसे बड़ी घटना है सुकरात का मृत्युदंड, ठीक है। तो सुकरात का मृत्युदंड, उन्होंने समझा कि यहाँ पे लोकतंत्र के प्रति उनकी तीव्र घृणा पैदा हो गई। कैसे एक महान जो है संत को, महान ज्ञानी को, यहाँ पे विद्वान को एक कुछ बेवकूफों ने यहाँ पे मार डाला, क्योंकि वो दार्शनिक नहीं थे। वो कहते लोकतांत्रिक आधार पर चुनने तो गए थे शासक के रूप में, लेकिन वो ज्ञानी नहीं थे, वो दार्शनिक नहीं थे, वो तर्क वितर्क की बातें नहीं समझ पाए। तो उन्होंने लोकतंत्र को अज्ञानियों का शासन, रूल ऑफ इग्नोरेंस कहा। और सिराक्यूज का जो कटु अनुभव है, पहले वो डायोनिसियस प्रथम के काल में जाते हैं, आपको पता है, तो वो ज्यादा कुछ महत्व देता नहीं है। डियोन नाम का जो साला था उसका, वो थोड़ा समझता है इनकी बातों को, लेकिन डायोनिसियस प्रथम को पसंद नहीं आते, तो वो दास बना के इनको बिकवा देता है। बाद में जैसे जैसे बच के आते हैं इटली वापस, ये यूनान, एथेंस, वहां वापस इनको 6-7 साल बाद मौका मिलता है सिराक्यूज जाने का। वहां पे डियोन डायोनिसियस सेकंड को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन बाद में थर्ड टाइम जब वापस जाएंगे, पहले सेकंड टाइम में वो असफल रहे, थर्ड टाइम जाएंगे तो डायोनिसियस सेकंड उनको गिरफ्तार कर वो आके बंदी बना लेगा। लेकिन जैसे तैसे बच के वो वापस आएंगे, और यहाँ पे वो अपनी अकादमी की जो संस्था है उस पर शिक्षण का काम करेंगे, अध्यापन का काम करेंगे, ठीक है। तो ये आदर्शवाद से यथार्थवाद की तरफ गए, और एक प्रकार से उन्होंने समझ लिया कि यहाँ पे जो है कि जो है हर जगह आदर्शवादी व्यवस्था जो है लागू नहीं हो सकती है, कानून का शासन लाना पड़ेगा। यानी द लॉज के माध्यम से कानून के शासन की बात उन्होंने कर दी। तत्कालीन नगर राज्यों का प्रभाव भी पड़ता है। नगर राज्य होती क्या है? देखो, जैसे हमारे देश में अभी क्या है, एक देश आधार व्यवस्था है। अभी वर्तमान में क्या है? देश आधार, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब क्या है? देश आधार व्यवस्था है, संविधान है ना। यूनान में क्या होता था? छोटे छोटे नगर हैं, वो अपने में नगर राज्य जैसे, देश जैसे होते थे, उनका अलग अलग संविधान होता था। जैसे आप दुनिया के अलग देशों का संविधान है, वैसे वहां पे नगर राज्यों का संविधान था। तो ये व्यवस्था जो है एथेंस, स्पार्टा, इन अलग अलग देशों में देखी, अलग अलग नगर राज्यों में देखी जाती थी, इनका संविधान भी अलग था। स्पार्टा का अलग संविधान था, एथेंस का अलग संविधान था। एक दूसरे को शत्रु समझते थे, लेकिन प्लेटो स्पार्टा की व्यवस्थाओं से बहुत प्रभावित थे, ठीक है। स्पार्टा की व्यवस्थाओं से बहुत प्रभावित थे, स्पार्टा को बहुत मानते थे। राजनियंत्रित शिक्षा थी वहां पे। एथेंस ने शिक्षा परिवार की जिम्मेदारी थी कि स्पार्टा में राज्य की, ठीक है, राज्य वहां पे शिक्षा देता था। के बाद प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में स्पार्टा की तरह राज नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की बात की, कि यहाँ पे अगर अनिवार्य रूप से सबको शिक्षा देनी है, क्योंकि सबको तर्क आधारित दार्शनिक बनाना है, तो शिक्षा तो देना पड़ेगा। समझदार होंगे तो यहाँ पे सुकरात जैसे लोग अगर भविष्य में आएंगे तो उनको मारा नहीं जाएगा, उनका सम्मान होगा। तो उसने शिक्षा को मैंडेटरी बोला, और यहाँ पे राज्य को बोला कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, राज्य देगा ये शिक्षा। साम्यवाद का विचार। प्लेट स्पार्टा के सैनिक बैरकों में एक साथ रहते थे, सार्वजनिक भोजनालयों में खाना खाते थे। प्लेटो को संपत्ति और परिवार का संवाद स्पार्टा की सैनिक व्यवस्था, बैरक सिस्टम से क्या होता है? प्रेरित होने देखने को मिलता है, कि जैसे वहां पे साम्यवाद है, स्पार्टा में ना कोई जो सोल्जर है, ना कोई दार्शनिक शासक है, पत्नी, परिवार, बच्चों को जो है नहीं रखता है, उनका संबंध नहीं बनता है उसका। वैसे ही यहाँ पे एथेंस में भी होना चाहिए, शिक्षा तो वैसे है ही, ठीक है, या हो ही जाना चाहिए। महिलाओं की स्थिरता यहाँ पे स्थिति के लिए करके उसने जो है महिला सशक्तिकरण की बात की, महिला विमेन एम्पावरमेंट की बात की। इसने स्पार्टा में महिलाओं को शारीरिक और सैन्य शिक्षा की बात बोली है, कि सैन्य शिक्षा दी जाए, शारीरिक शिक्षा दी जाए, फिजिकल और आर्म ट्रेनिंग दी जाए। प्लेटो ने भी अपने आदर्श राज्य में महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा और शासन में भागीदारी दार्शनिक जो है रानी का अधिकार दिया।
जैसे स्पार्टा में महिलाओं को सैनिक और शारीरिक शिक्षा की बात थी, वैसे ही यहाँ पे भी एथेंस में भी इस प्रकार की शिक्षा की बात प्लेटो ने की है। और दार्शनिक रानी तक की बात भी बोली, ऐसा नहीं कि सिर्फ दार्शनिक राजा होगा, दार्शनिक रानी भी हो सकती है, ठीक है, महिलाओं को भी दार्शनिक तौर पर रानी का जो है टाइटल दिया जा सकता है। प्लेटो की रचनाओं की बात करें तो फटाफट रचनाओं को देखेंगे एक वन शॉट तरीके से, इससे कहीं ना कहीं हमें उनकी टू द पॉइंट विषय वस्तु समझ में आ जाएगी। प्लेटो ने अधिकांश रचनाएं लिखी है, लेकिन वो संवाद शैली में। तो पहला याद रखो कौन सी शैली, संवाद शैली। संवाद में मुख्य रूप से जो प्राय वक्ता मिलेंगे वो सुकरात मिलेंगे, उनके गुरु सॉक्रेट्स। कोई भी बात बोलेंगे तो सॉक्रेट्स के मुंह से वो बात सुनने को मिलेगी, इस तरीके से बोला जा रहा है उसमें। अंतिम कृति उनकी लॉस थी, और परीक्षा के दृष्टिकोण से प्लेटो के जो यही कृति है कालक्रम के आधार पर आपको याद रखनी है विषय वस्तु। दूसरा है विषय वस्तु। पहली हम यहाँ पे कृति बिल्कुल काल क्रम के आधार पे ही आपको बताएंगे। पहली कृति यहाँ पे एपोलॉजी, क्या नाम है उसका, एपोलॉजी। एपोलॉजी का मुख्य विषय वस्तु अगर हम देखें, देखो ये क्रम जो है यहाँ पे डेट नहीं बताएंगे, लेकिन क्रम से ही बता रहे हैं हम, ठीक है। तो डेट वगैरह उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो, इतना एग्जैक्ट भी नहीं है हमें पता, ठीक है, वो सब आपको नहीं है, जरूरी नहीं याद करना, लेकिन क्रम से हम जो बताएंगे वो आपको क्रम याद रखना है। सुकरात का जो न्यायालय है इसमें आत्मरक्षा का भाषण की बात बोली गई है, ठीक है। तो सुकरात का न्यायालय, इसमें आत्मरक्षा का भाषण, ये मुख्य फोकस है इस पे। सुकरात, मेलिटस, इसमें मुख्य क्या है, ये द्वंद्वात्मक व्यवस्था इन दोनों के बीच में चल रही है, द्वंद्ववाद चल रहा है। अब है विषय वस्तु, क्या है विषय वस्तु इसकी, तो एपोलॉजी में कोई संवाद नहीं है, बल्कि एक एकलाप मोनोलॉग है। इसमें सुकरात एथेंस के न्यायालय में खुद पर लगे दो आरोपों, युवाओं को भ्रष्ट करना और राज्य के देवताओं की निंदा करना, उनको ना मानना, इसका तार्किक खंडन करते हैं। एपोलॉजी में वो क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर लगे जो युवाओं को भ्रष्ट करने का आरोप, अपने ऊपर लगे जो देवताओं की निंदा करने का आरोप है, इसको कहीं ना कहीं तार्किक रूप से खंडन करते हैं। और सुकरात यहाँ कहते हैं कि बिना जांची परखी गई जिंदगी जीने की योग्य नहीं है। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। गांधी जी ने इसका ही गुजराती में अनुवाद करके सत्यवान नाम से किया है। एक व्यक्ति ने जो है अपने सिद्धांतों से समझौता ना करते हुए अपनी जान देना उचित समझा है। और यहाँ पे जो है पूरी दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की है कि आपको तर्कशील होना पड़ेगा, विवेकशील होना पड़ेगा, ठीक है, अंधानुकरण से बचना पड़ेगा। तो एपोलॉजी क्या करती है, अंधानुकरण और सुकरात के जो वो दो आरोपों की बात है उनकी बात करती है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्रीटो नाम की ये किताब है। क्रीटो क्या है, कानून का पालन और नागरिक कर्तव्य की बात है। इसमें सुकरात और क्रीटो के बीच में डिस्कशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बातें भी समझते जाओ किसके किसके बीच में डिस्कशन है। जेल में मृत्यु दंड का इंतजार कर रहे सुकरात से उनका मित्र क्रीटो भागने का आग्रह करता है कि आप भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि आपको मृत्युदंड अगले दिन मिलने वाला है। तो सुकरात यहाँ पे कहकर मना कर देते हैं कि राज्य के कानूनों का पालन करना नागरिक का सर्वोच्च कर्तव्य है, भले ही वो कानून क्या हो, प्राण घातक ही क्यों ना हो। व्यक्ति को अन्याय का बदला अन्याय से नहीं देना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात बोली है क्रीटो के इस डायलॉग के माध्यम से यहाँ पे सुकरात ने, ठीक है। फिर आती है महत्वपूर्ण कृति, ठीक है, प्लेटो की सब सर्वोत्तम, ठीक है, मैग्नम ओपस जिसको कह सकते हैं, रिपब्लिक। बाकी ये बात अलग है कि इसके कई सारे सिद्धांत जो है अभी वर्तमान में जो है एप्लीकेबल नहीं है या फिर लागू करने योग्य नहीं है। इसमें न्याय का सिद्धांत, आदर्श राज्य का सिद्धांत, दार्शनिक राजा, उपशीर्षक इसका है कंसर्निंग जस्टिस, ठीक है। कंसर्निंग जस्टिस, इस बात को याद रखना कि किस किताब का शीर्षक उपशीर्षक जो है कंसर्निंग जस्टिस रिपब्लिक का है, न्याय से संबंधित है, क्योंकि इसका मुख्य विषय वस्तु जो है जस्टिस या न्याय ही है। मुख्य पात्र इसमें सुकरात मिलेगा, सेफलस मिलेगा, पॉलीमार्कस मिलेगा, थ्रेसिमिकस मिलेगा, सोफिस्ट विचारक है ये, ग्लूकॉन मिलेगा, एंडीमेंट्स मिलेगा, ठीक है। इनके माध्यम से प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण और बृहद ग्रंथ ये देखने को मिलता है। शुरुआत न्याय की परिभाषा से होती है कि प्लेटो कहता है न्याय क्या है, न्याय क्या होता है। प्लेटो सबसे पहले इस किताब में यही बताता है कि न्याय क्या होता है, तो अलग अलग लोगों से डिस्कशन करेगा। अब उसमें डिस्कशन वो प्लेटो नहीं कर रहा, वो सुकरात के माध्यम से डिस्कशन करवाता है। सुकरात पूछ रहा है अन्य पात्रों से, कहीं वो सेफालस से पूछ रहे हैं, कहीं पॉलीमार्कस से, थ्रेसिमेकस, ग्लूकॉन, एंटीमेंट से पूछ रहे हैं कि क्या है न्याय, सुकरात पूछ रहे हैं। इस तरीके से प्लेटो ने वर्णन किया इस रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत को। इसमें राज्य की उत्पत्ति की बात बोली जाती है, शिक्षा व्यवस्था, संपत्ति, पत्रियों के साम्यवाद, क्योंकि ये सब इंक्लूड रहता है आदर्श राज्य न्याय की व्यवस्था के अंतर्गत। गुफा का रूपक, एलिगोरी ऑफ केव, दार्शनिक राजा के शासन का यहाँ पे सिद्धांत जो है ये यहाँ पे वर्णन करता है। रूसो ने इसे शिक्षा पर लिखा। देखो रिपब्लिक को यहाँ पे रूसो ने क्या कहा, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा। शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ यहाँ पे कौन सा है, रिपब्लिक। किसने बोला है, रूसो ने बोला है, ठीक है, किसने, रूसो ने बोला है, ये बात ये पता होना चाहिए। इसके बाद सिंपोजियम नाम की किताब आती है। सिंपोजियम क्या है, प्रेम और सौंदर्य की मीमांसा इसमें है, मतलब इसमें सुकरात, एरिस्टोफेंस, अगाथोन, ठीक है,
अल्सीबियाडस, ठीक है, अल्सीबियाडस और डायोटिमा है। इसके मुख्य यहाँ पे क्या है, कुछ पात्र है, इनको याद नहीं रखना है, लेकिन विषय वस्तु आपको पता होना चाहिए। प्रेम और सौंदर्य, प्रेम को यहाँ पे इरोस कहा गया है। एक भोज पार्टी के दौरान विभिन्न पात्र जैसे प्रेम के देवता की प्रशंसा में भाषण देते हैं। इसमें प्लेटोनिक तत्व यानी प्लेटोनिक लव की अवधारणा सामने आती है, जहां प्रेम शारीरिक आकर्षण से शुरू होकर के अंतिम सत्य यानी परम सौंदर्य तक यानी एब्सोल्यूट ब्यूटी तक जाने का, इसके ज्ञान तक पहुंचने की एक सीढ़ी के रूप में, लेडर ऑफ लव के रूप में देखने को मिलता है। तो प्रेम और सौंदर्य के ऊपर जो सिंपोजियम किताब है, ये जो है प्लेटोनिक लव की बात करती है, ठीक है। इसके बाद फिडो नाम की किताब आती है। फिडो नाम की किताब आत्मा का अमृत की बात करती है। इसमें सुकरात, फिडो, सिमियास और सेबेस नाम के जो अलग अलग विचारक हैं, अलग अलग जो सोफिस्ट हैं, सुकरात है, उनके बीच में डिस्कशन होता है। इसमें सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों यानी विष पान के ठीक से पहले इसमें मार्मिक वर्णन मिलता है, कैसे सुकरात ने हम पे विषपान के पहले की जिंदगी जो जी है बहुत ही बुरी तरीके से जी है, जेल के अंदर, कारागार के अंदर। सुकरात अपने मित्रों को समझाते हैं कि मृत्यु से डरना अज्ञानता है, क्योंकि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा क्या है, अमर है। तो मेरे विचार भी अमर रहेंगे, मेरे विचार भी शाश्वत रहेंगे। यही में प्लेटो का आकार या प्रत्यय का सिद्धांत जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो फीडो के माध्यम से उनका प्रत्यय का सिद्धांत देखने को मिलता है, वो स्पष्ट रूप से उभरता है यहाँ पे। इसके बाद मध्यकालीन संवाद में हम जॉर्जियास की बात करें, जॉर्जियास के अंतर्गत हमें भाषण कला की आलोचना और सच्ची राजनीति की बात मिलती है। सच्ची राजनीति की बात जॉर्जियास में है। सुकरात, जॉर्जियास, पॉलस और कैलिकल्स, इन सब के क्या है यहाँ पे पात्र देखने को मिलते हैं। इसमें सोफिस्टों की भाषण कला पर प्रहार किया गया है। प्लेटो सिद्ध करते हैं कि राजनीति है कोई सत्ता हथियाने की कला नहीं है, बल्कि आत्मा को बेहतर बनाने का एक नैतिक कार्य है। मतलब सच्ची राजनीति वो होती है जिसमें आत्मा आपकी और अपलिफ्ट हो, आप डेवलप करो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, स्टेट का डेवलपमेंट होना चाहिए, स्टेट में कोई ना कोई लूप होल्स क्रिएट ना करें यहाँ पे। तो वो यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे होता है एक राजनीति की व्यवस्था, ठीक है। राजनीति वो अच्छी राजनीति होती है, गलत राजनीति जो है वो अलग है। राजनीति का मतलब ये नहीं कि कोई एक प्रकार से कला है, सत्ता हथियानी कला, बल्कि बेहतर बनाने का जो है नैतिक चीजें बनाने का कार्य है, कर्तव्य है आपका। सुकरात कहते हैं कि अन्याय सहना और अन्याय करने से बेहतर है, ठीक है। अन्याय अगर आपने सह लिया तो ज्यादा बेटर है, अगर आपने अन्याय का जवाब अन्याय से दिया तो वो और ज्यादा खतरनाक अपराध माना जाएगा। द स्टेटमेंट, सिराक्यूज से मिली राजनीतिक विफलताओं के बाद, वो पता है आपको, रिपब्लिक नाम की जो किताब में आदर्श राज के सिद्धांत उनको लागू नहीं कर पाते हैं, तो प्लेटो का आदर्शवाद टूटता है धीरे धीरे और व्यवहारिक राजनीति की तरफ जाती है, यथार्थवाद की तरफ जाते हैं। जो कोरी कल्पनाएं हैं, उसको बोलते हैं ना प्लेटोनिक या यूटोपियन, जो उनकी कल्पनाएं हैं आदर्श राज्य की, वो उनकी टूट जाती हैं। व्यवहारिक यथार्थवादी रियलिस्टिक हो जाते हैं, वास्तविकता देखते हैं। और स्टेटमेंट नाम की किताब देखते हैं, पॉलिटिक्स भी इसको कहते हैं, या फिर इसको बाद में आगे जाकर के अस्तु ने इसको पॉलिटिक्स कहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे शासन की कला की बात इसमें मिलेगी और संविधान का वर्गीकरण मिलेगा इसमें। इलियाटिक अजनबी यानी इलियाटिक अजनबी और युवा सुकरात के बीच में यहाँ पे पात्र देखने को मिलती है और पात्र है। विषय वस्तु इसे मिलेगी, प्लेटो एक शासक की तुलना एक बुनकर से करते हैं, ठीक है, शक से करते हैं। और विभिन्न धागों को जो क्या करता है, विभिन्न धागों को एक राजा क्या करता है, एक बुनकर क्या करता है, विभिन्न धागों को जोड़कर क्या करता है, एक नया कपड़ा बनाता है, उनको जोड़ करके रखता है, एक कुछ नया बनाता है। आदर्श दार्शनिक राजा को मिलना अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए प्लेटो पहली बार मानते हैं कि निरंकुश शासक से बेहतर लिखित कानून द्वारा यहाँ पे शासित राज्य, इसमें संविधानों का 6 भागों में वर्गीकरण किया गया। मतलब ये कहा जाता है कि कैसे यहाँ पे बुनकर या चिकित्सक जो है एक राज्य को अपनी व्यवस्था को बना के रखता है, वैसे ही यहाँ पे एक व्यक्ति जो है, कौन सा, ये एक स्टेटमैन मतलब एक दार्शनिक राजा या फिर एक राजनीतिज्ञ, राजमर्मज्ञ, ये सटीक वर्ड है यहाँ पे। राज जो मर्मज्ञ है, ठीक है, राजमर्मज्ञ, ये इतना समझदार व्यक्ति होता है कि ये पूरे के पूरे संवैधानिक ढांचे को, देश के ढांचे को, देश की सरकारी सत्ता के ढांचे को संभाल के रखता है। अब इसमें 6 प्रकार के भाग बताए गए हैं राजमर्मज्ञों के, उसमें बेस्ट उन्होंने राजतंत्र को बताया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र को सबसे घटिया बताया है। द लॉज नाम की किताब आती है, प्लेटो की सबसे लंबी और अंतिम कृति है, ये कानून के शासन की बात करती है। इसमें राजमर्मज्ञ को भी ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि वो भी कभी कभार भ्रष्ट हो जाता है, इससे अच्छा है कानून का शासन होना चाहिए। ये उपादर्श राज, सब आइडियल स्टेट की बात करती है। एक एथेंस वासी अजनबी यहाँ पे आता है, और ये क्लीनियास क्रीट का निवासी, और मैगिल्स या मैगिलस इस पार्ट का निवासी, इसमें डिस्कशन या पाठ के रूप में देखने को मिलते हैं। प्लेटो की एकमात्र रचना है जिसमें सुकरात का कोई पात्र ही नहीं है, इसमें सुकरात का कोई यहाँ पे डिस्कशन ही नहीं किया है, एक्चुअल चीजों को बताया गया है।
इसमें क्योंकि प्लेटो भी समझ गया कि आखिर चीजें कौन सी इंप्लीमेंट हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती, कौन सी बातें सुकरात की जो है क्रियान्वित करने की योग्य है, कौन सी नहीं है, तो वो बातें यहाँ पे देखने को मिलती है। मैग्नीशिया मैग्नीशिया नामक एक यथार्थवादी नगर राज्य की रूपरेखा यहाँ पे खींचते हैं वो, और प्लेटो दार्शनिक राजा के विचार को त्याग देते हैं। अब दार्शनिकता त्याग करके वो आदर्शवाद की व्यवस्था त्याग करके कानूनों की सर्वोच्चता स्थापित करने की बात करते हैं। कानून ही सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। और मिश्रित संविधान यानी राजतंत्र की बुद्धिमत्ता। मिश्रित संविधान मतलब एक तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, बुद्धिमत्ता आधारित होना चाहिए ये। फिर लोकतंत्र की स्वतंत्रता की बात भी बोलते हैं कि लोकतंत्रात्मक रूप से स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। जैसे लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात होती है स्वतंत्रता, कोई किसी भी प्रकार की चीज को बोल सकता है, कह सकता है और यहाँ पे कर सकता है, आजादी होती है। और राजतंत्र की बुद्धिमत्ता होना चाहिए यानी कि ज्ञान होना चाहिए। राजतंत्र कैसा हो, ज्ञान आधारित होना चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई गुण होना चाहिए, और लोकतंत्र की स्वतंत्रता होना चाहिए। तो ये व्यवस्था मिश्रित संविधान वाली व्यवस्था ज्यादा बेटर रहेगी। और रात्रिकालीन परिषद यानी नॉक्ट्यूरिनल काउंसिल की बात की गई, जो यहाँ पे नियम कायदों को लागू करवाने का काम करेगा। ठीक है, तो कानूनों की रक्षा और उनको क्रियान्वित करने का काम नॉक्ट्यूरिनल काउंसिल। एक निशाचर परिषद, रात्रिकालीन परिषद भी यहाँ पे जो है इन्वॉल्व रहेगी। एक राजनीतिज्ञ रहेगा जो बुद्धिमत्ता से युक्त है, और लोकतंत्र की व्यवस्था रहेगी जो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता देती है। तो मिश्रित संविधान प्लस नॉक्ट्यूरिनल काउंसिल, रात्रिकालीन परिषद भी रहेगी। ठीक है, इसके बाद टिमायस कह सकते हैं सृष्टि विज्ञान, कोस्मोलॉजी और भौतिक संसार के निर्माण की बात करती है। सुकरात, टिमायस, क्रिटियास इसमें मुख्य क्या है पात्र है। इसमें राजनीति का नहीं बल्कि ब्रह्मांड विज्ञान का ग्रंथ है। इसमें बताया गया है कि एक ईश्वरीय निर्माता यानी कि डिमियर्ज ने किस प्रकार एक भौतिक जगत की रचना की है, ईश्वरीय सत्ता ने कैसे इस पूरी दुनिया को बनाया है। इस प्रकार की टिमायस नाम की किताब में ये वर्णन करते हैं। तो ओवरऑल हमने जो डिस्कस किया है, संवादों का सही अवरोही क्रम, हमें आरोही क्रम आपसे पूछा जा सकता है। जैसे वो हमने बता ही दिया कि एपोलॉजी आ सकता है, फिर उसके बाद रिपब्लिक, फिर स्टेटमेंट, फिर उसके बाद लॉज। ये मुख्य रूप से बड़ी बड़ी रचना है, ये पूछी ही जाती है कई बार। फिर सही सुमेलन कभी कभार आ जाता है, जैसे मान लो रिपब्लिक, इसमें क्या है तो न्याय, आदर्श राज की बात, राजनीति की बात। स्टेटमैन की बात तो राजनेता, स्टेटमैन इन राजनेता, मैन स्टेटमैन राजनेता, राजमर्मज्ञ की बात। और संविधान के वर्गीकरण की बात, 6 प्रकार के संविधान के वर्गीकरण किए गए हैं। लॉज में लॉज लॉज मतलब कानून, वो कानून के शासन की बात लॉज में मिलेगी, उपादर्श राज की बात मिलेगी। सिंपोजियम प्रेम और सौंदर्य, और टिमायस सृष्टि यानी ब्रह्मांड। ठीक है, कॉस्मोलॉजी की बात यहाँ पे होती है। चलिए, फिर एक अन्य महत्वपूर्ण में मैनो नाम की एक रचना है, जिसमें सद्गुण की प्रकृति, क्या सद्गुण को सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें इसमें सुकरात, मैनो, एनिटस और एक दास बालक यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें ये है कि प्लेटो का स्मरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन, एनामेनेसिस जो है यहाँ पे सामने आता है। और इसमें क्या होता है कि बाहर से नहीं, ठीक है, इन्होंने ये बोला कि ज्ञान जो है ना बाहर से नहीं होता है। ज्ञान कहाँ से नहीं होता है, बाहर से नहीं आता है। ज्ञान आपके अंदर ही होता है, बस उसको उजागर करने की जो है जरूरत होती है। ठीक है, तो वो कैसे जो उजागर होगा, जैसे मैं तुमसे एक सब क्वेश्चन पूछूं, तुम उसका आंसर दो, फिर मैं उसके काउंटर क्वेश्चन करूं, फिर तुम उसका आंसर दो, फिर मैं उस पर काउंटर क्वेश्चन कर दूं, फिर उस पर तुम आंसर दो। तो ऐसे डिस्कशन होता रहेगा, तो अपने अंदर से ही ज्ञान क्या है अंतिम तौर पे निकल आएगा। तो अंतिम सत्य आपके अंदर ही छुपा हुआ है। ये आत्मा की क्या है अंदर पहले से मौजूद होता है। सुकरात एक अनपढ़ दास बालक से ज्योमेट्री के एक जटिल प्रश्न हल करवा करके सिद्ध करते हैं। सुकरात ने यहाँ पे उस दास बालक जिसको पढ़ना लिखना नहीं भी आता था, उसने भी ज्योमेट्री का एक जो प्रश्न है वो हल करके दिखा दिया। तो यानी कि उसके अंदर पहले से ज्योमेट्री का ज्ञान था, बस उसको उजागर करने की देर है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है प्रूव करके बताते हैं कि हाँ, जो सद्गुण आपके अंदर ही होते हैं उनको निकालने की आवश्यकता है। तो सिद्ध करते हैं कि सीखना वास्तव में आत्मा द्वारा पूर्व जन्म के ज्ञान को याद करना है, कि आपके अंदर पूर्व जन्म का ज्ञान पहले से भरा हुआ है, पहले जो आपने शिक्षा ले रखी है बस उसको रिकॉल कर लो। इसी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन। ठीक है, एनामेनेसिस भी कह सकते हैं इसको। प्रोटागोरस सोफिस्ट विचारकों की आलोचना और सद्गुण की एकता, यूनिटी ऑफ वर्च्यू की बात यहाँ पे होती है। सुकरात, प्रोटागोरस तत्कालीन सबसे प्रसिद्ध सोफिस्ट माने जाते हैं ये। इस बात पर लंबी यहाँ बहस होती है प्रोटागोरस में कि सद्गुण को पढ़ाया जा सकता है क्या। प्रोटागोरस दावा करते हैं कि सद्गुण लिखा जा सकता है, सिखा सकता है, सद्गुण सिखा सकता है, जबकि सुकरात इसका खंडन करते हुए तर्क देते हैं कि सभी सद्गुण न्याय, संयम, साहस मूल रूप से एक ही है, वह है ज्ञान। अज्ञानता ही सभी बुराइयों की जड़ है। मतलब जो है कि जो प्रोटागोरस है वो कहते हैं सद्गुण सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है। ये कहते हैं सुकरात के माध्यम से जो कैरेक्टर है वो कहता है कि सभी सद्गुण जो है न्याय,
ये आपके मूल में ही है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है, आपको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा, उन गुणों का कहीं ना कहीं विकास करना पड़ेगा। और जो है ये कहीं ना कहीं जो एक सबसे बड़े सद्गुण के अंदर छिपे हुए हैं वो है ज्ञान। जब तक ज्ञान वर्धन नहीं करोगे, जब तक अच्छी शिक्षा नहीं लोगे, तब तक अंधकार की बुराइयों में फंसे रहोगे। इसलिए अज्ञानता से निकलना है तो हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और उससे ही फिर ये साहस, संयम, दार्शनिक वाले जो गुण है, नैतिकता वाले गुण है, विवेक वाले गुण है, ये विकसित होंगे। ठीक है, उसके बाद है फ्रीडस नाम की किताब, इसमें प्रेम, आत्मा का त्रिपक्षीय स्वरूप और सच्ची भाषण कला है। सिंपोजियम में भी प्रेम और इसमें भी प्रेम है, लेकिन मैन तो इसमें आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए बहुत प्रसिद्ध ये मानी जाती है। इसमें रथ के रूपक यानी कैरियट एलिगरी की बात की गई है, रथ के रूपक के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। प्लेटो आत्मा की तुलना एक रथ से करते हैं, मैन तो यही है, आत्मा की तुलना एक रथ से करते हैं, जिसे एक सारथी यानी विवेक रीजन आधारित व्यक्ति चला रहा होता है। दो घोड़े, एक सफेद और एक आज्ञाकारी घोड़ा जो होता है, एक सफेद और आज्ञाकारी घोड़ा साहस स्पिरिट को दिखाता है, और एक कला और अड़ियल घोड़ा जो है क्षुधा एपेटाइट को दिखाता है। इस प्रकार से वो है इस फ्रेडस नाम की किताब में जो है आत्मा की जो व्यवस्था है उसकी बात करते हैं। ठीक है, आत्मा का त्रिपक्षीय स्वरूप। ठीक है, जैसे रथ में एक रथ है, फिर उसके बाद सारथी है, फिर उसके बाद दो घोड़े हैं। थिएटिस या थिएटिटस जो है यहाँ पे ज्ञान मीमांसा पर आता है, तो ज्ञान क्या है। सुकरात क्या करते हैं, जो एक गणितज्ञ थिएटिटस और थियोडोरस, इनसे डिस्कशन करते हैं, और संवाद पूरी तरह से ज्ञान की परिभाषा खोजने पर केंद्रित है। इसमें ये सिद्धांत या ये सिद्ध किया गया कि इंद्रियगत धारणा जो है, सेंस परसेप्शन है, ये ज्ञान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया कि जो आपने बाहर से इंद्रियों से ज्ञान इकट्ठा कर लिया, अरे मेरी इंद्रिया ये महसूस कर रही हैं, मेरे अंदर काम इच्छा है, मेरे अंदर भूख की इच्छा है, मेरे अंदर कोई जो है ये जीभ मतलब स्वाद की कोई इच्छा आ रही, खाने की कोई इच्छा आ रही है, तो ये जो आपके अंदर इच्छाएं आ रही हो, यानी कि आपकी इंद्रियों से जो भी आपने ज्ञान अनुभव किया है ना, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। ठीक है, इसी पुस्तक में सुकरात स्वयं की तुलना एक बौद्धिक दाई, इंटेलेक्चुअल मिडवाइफ के रूप में करते हैं। स्वयं तो बांझ है, अर्थात अपना कोई विचार नहीं है, लेकिन दूसरों के मस्तिष्क में छिपे ज्ञान को सुरक्षित जन्म लेने में मदद करते हैं। जैसे एक दाई है, क्या करती है, एक माँ को जो है उनके गर्भ से बच्चे पैदा करने में मदद करती है, वैसे ही यहाँ पे सुकरात भी कहते हैं मैं भी वैसा ही हूँ, मैं आपके अंदर भरे हुए ज्ञान को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके अंदर के ज्ञान को निकाल रहा हूँ बाहर। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि आप जो है बाहर से इंद्रियों के ज्ञान को यहाँ पे ज्ञान मत मानो, अपने आंतरिक ज्ञान को महत्व दो, और वो ज्ञान कहीं की द्वंद के माध्यम से जो है जरूर निकलेगा बाहर, निष्कर्ष रूप में जरूर निकलेगा। ठीक है, तो ये बातचीत होती है। लास्ट यहाँ पे पार्मेनिडिस की जो है प्लेटो के स्वयं के आकार प्रत्यय के सिद्धांत की बात यहाँ पे होती है, और प्लेटो के सबसे जटिल संवादों में से एक है। इसमें युवा सुकरात अपना प्रत्यय का सिद्धांत जो है प्रस्तुत करते हैं, और वृद्ध दार्शनिक पार्मेनिडिस इसमें तार्किक कमियां निकालते हैं। प्लेटो की अपनी जो है अपनी थ्योरी का ये आत्मूल्यांकन है। तो प्रत्यय का सिद्धांत आप इसमें पार्मेनिडिस से कर सकते हो, पार्मेनिडिस के माध्यम से उन्होंने बताया है। यूथीफ्रो है यहाँ पे पवित्रता या धर्म का क्या है, इसका जो डिस्कशन इसमें बताया गया है। सुकरात जब मुकदमे के लिए न्यायालय जा रहे थे, तब बाहर वहां पे उनकी मुलाकात किससे होती है, यूथीफ्रो से होती है। यूथीफ्रो उनका जो शिष्य रहता है, अपने ही पिता पर मुकदमा करने आया। यहाँ ईश्वरीय आज्ञा और नैतिकता के बीच में संबंधों पर बहस होती है उसकी सुकरात से, जिसे दर्शन शास्त्र में यूथ्रोफी दुविधा या यूथोफ्रन डिलेमा भी कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब वो सुकरात उस पनिशमेंट के लिए जा रहे होते तब यहाँ पे डिस्कशन यूथीफ्रो से होता है। ये सब की सब बातें प्लेटो ने लिखी हैं। ठीक है, प्लेटो ने लिखी यहाँ पे, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, यूथीफ्रो यहाँ पे जो है डिलेमा देखने को मिलता है। ये बात आप दिमाग में रखना। क्या ये, इसमें ये है कि ईश्वरीय, यहाँ पे ईश्वरीय आज्ञा और नैतिकता के बीच का एक जो दुविधा है कि ईश्वरीय आज्ञा को माने कि नैतिकता को माने, क्या इस पे बल दें, क्या इस पे बल दें, कौन सा महत्वपूर्ण है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे डिलेमा में डाल देंगी। तो इसका डिस्कशन यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ लचेस, जैसे इसमें मुख्य विषय साहस का है। चार्मिडेस इसमें संगम या आत्म नियंत्रण का जो है बात की गई है। आयोन इसमें काव्य कला और प्रकृति पर चर्चा की गई है। प्लेटो कहते हैं कवि ज्ञान से नहीं, कवि जो होता है ज्ञान से नहीं बल्कि अपनी ईश्वरीय प्रेरणा यानी डिवाइन इंस्पिरेशन या उन्माद से कविता लिखता है। उसके अंदर उठ रहे भावों से वो अपनी उन्माद से और उन्माद तरंगों से अपनी कविता जो लिखता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक बेसिक डिस्कशन हो चुका है इनकी कविताओं का, सॉरी इनकी अलग अलग रचनाओं का, इनके अलग अलग कृतियों का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके अलग अलग जो सिद्धांत हैं, अलग अलग जो विचार हैं वो। उसके पहले एक पद्धतियों वाला डिस्कशन भी करेंगे, और थोड़ा सा डिस्कशन ये होगा कि स्टेटमेंट, आप रिपब्लिक, स्टेटमेंट और लॉज में क्या डिफरेंस है, तीनों किताबों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में देखने को मिलती है, कथन और निष्कर्ष आधारित प्रश्नों में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड जय हिंद।